Good morning, students. Today we'll continue our uh, chapter number 5 of Geography, Realms of the Earth. We'll start this chapter from page number 142 from Hydrosphere. Okay, Lithosphere we have done in our previous class. Now today we'll start from Hydrosphere. All the water bodies on the Earth's surface, such as oceans, seas, rivers, lakes, together make up hydrosphere. All the water bodies, जितनी भी water bodies हैं अर्थ surface पे, ocean, seas, river, lake, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? Hydrosphere. It also includes the ice sheet in the polar and the high mountain region, underground water and the water vapor in the air. इसके अलावा जो ग्लेशियर्स में आइस शीट्स हैं, पोलर रीजन में जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे आइस है, और माउंटेन रीजन पे जो आइस कवर्ड एरिया है, अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर जो है एयर में, ये सारे भी किस में इंक्लूड होते हैं? हाइड्रोस्फीयर में. In fact, our Earth, often referred as a watery planet, this is about 71% of the Earth's surface is covered with water. No wonder our Earth looks blue in color when seen from the space, hence it is named as blue planet. Now जो हमारी Earth है इसमें as you know students 71% of the Earth's surface is covered with water. 71% जो surface है water से covered है and that is why we call it watery planet. इसलिए हम Earth को watery planet भी कहते हैं. और if we see Earth from space, अगर हम Earth को space से देखते हैं तो it appears blue in color. तो हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का. दैट इज वाई अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. नाउ नेक्स्ट वन वी रीड अबाउट द ओशंस. देयर आर 4 मेजर ओशंस अकॉर्डिंग टू द साइज. साइज के अकॉर्डिंग ओशंस 4 हैं. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. दीज आर द 4 मेन ओशंस. नाउ we will read about these oceans one by one. First, we will read about the Pacific Ocean. It is the largest of all the ocean. Its area is even more than combined area of all the continents. It is also the deepest ocean and includes the Mariana Trench, the deepest place of the Earth's surface. कि पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है आउट ऑफ 4 ओशन. इन चारों ओशन में सबसे बड़ा जो है पैसिफिक ओशन है. और हम इसका जो एरिया मानते हैं वो इतना बड़ा है कि अगर हम सारे कॉन्टिनेंट को कंबाइन कर देते हैं तब भी पैसिफिक ओशन इन सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है. पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट होने के साथ साथ डीपेस्ट ओशन भी है. दुनिया का जो सबसे गहरी जो ट्रेंच है, सबसे गहरी जो खाई है जिसे हम मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, वो भी कौन से ओशन में आती है? पैसिफिक ओशन में, मैरियाना ट्रेंच. This ocean is almost circular in shape. It is surrounded by the continent of North America and South America in the east and Asia and Australia in the west. कि ये जो उसका शेप है सर्कुलर इन शेप. पैसिफिक ओशन का शेप क्या है? सर्कुलर है. और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट, इसके ईस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका है. एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट में है. इन द नॉर्थ इट जॉइन टू द आर्कटिक ओशन. नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशन से जॉइन होता है थ्रू अ नैरो बैरियर स्ट्रेट. एक पसकड़ी सी बैरियर स्ट्रेट है जिससे ये आर्कटिक ओशन से जॉइन होता है. इन द साउथ इट मर्ज विद द अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, और साउथ में ये अटलांटिक और इंडियन ओशन से जाकर मिलता. नाउ नेक्स्ट विल रीड अबाउट अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन जो है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है. इट्स शेप इज़ लाइक एन अल्फ़ाबेट एस. इसका जो शेप है वो अल्फ़ाबेट एस की तरह है. इस तरह से ये फैला हुआ है. द कॉन्टिनेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका बॉर्डर दिस ओशन टू द वेस्ट, वाइल द यूरोप एंड अमेरिका मेक्स अप इट्स ईस्टर्न बॉर्डर. अटलांटिक जो ओशन है वो कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इसके वेस्ट पोर्शन में है. एंड इसके ईस्ट पोर्शन में कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप एंड अफ्रीका इसके ईस्टर्न पोर्शन में है. इन द नॉर्थ इट स्ट्रेच अप टू द आर्कटिक सर्किल. नॉर्थ में ये आर्कटिक सर्किल से जाके मिलता है. एंड इन द साउथ इट मर्ज विथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, और साउथ में ये भी मर्ज किससे होता है? पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से.
द कोस्ट अलॉन्ग द अटलांटिक ओशन आर वेरी इरेगुलर, कि अटलांटिक ओशन में जो कोस्ट हैं वो बहुत ही इरेगुलर है, यानी इवन नहीं है, बहुत ही अनइवन है। दे प्रोवाइड एक्सेलेंट लोकेशन फॉर द पोर्ट्स एंड हार्बर, और जो इरेगुलर जो कोस्ट पोर्ट्स होते हैं, वो इरेगुलर कोस्टल एरियाज होते हैं, वो बहुत अच्छी लोकेशन डेवलप करते हैं फॉर बिल्डिंग पोर्ट्स एंड हार्बर्स, पोर्ट्स और हार्बर्स बनाने के लिए अच्छी लोकेशंस हैं। द अटलांटिक इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन टर्म ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक, कि अटलांटिक ओशन इसीलिए सबसे बिजिएस्ट ओशन माना जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्गो शिप और पैसेंजर्स जो हैं वो इस ओशन से होकर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द इंडियन ओशन। इट इज़ द ओनली ओशन ऑफ नेम आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम पर रखा गया है। इट इज़ शेप रफली ट्रायंगुलर, और इंडियन ओशन का अगर हम शेप बात करें तो ये ट्रायंगुलर शेप का है। इट इज़ बॉर्डर्ड इन नेम इट इज़ बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसके नॉर्थ में है एशिया। इंडिया लाइज इन द हेड ऑफ दिस ओशन। इंडियन ओशन जो है इसके बिल्कुल हेड पर है इंडिया, और इंडियन ओशन का नाम भी जो है वो किस पर रखा गया है, आर कंट्री, हमारे देश पर रखा गया है, इंडिया पे, क्योंकि इसके जस्ट इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर है इंडिया। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर टू नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के दो एक्सटेंशन हैं, एक है अरेबियन सी एंड अनदर वन इज बे ऑफ बंगाल। टू द ईस्ट ऑफ द ओशन लाइज ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओशन के ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और वेस्ट में अफ्रीका है। द एंड इट्स मर्ज, ये भी मर्ज होता है किसमें, पैसिफिक ओशन में, मर्ज टू द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन। नाउ नेक्स्ट वाज आर्कटिक ओशन। इट लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंड अपवर्ड टू द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ एक्सटेंड होता है, नॉर्थ पोल की साइड में है, एंड साउथवर्ड अप टू द आर्कटिक सर्किल। अगर साउथ में देखें तो ये आर्कटिक सर्किल तक जाता है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आर द थ्री कॉन्टिनेंट्स दैट बॉर्डर दिस फ्रॉम द साउथ। तीन जो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, जो इसका बॉर्डर बनाते हैं साउथ की साइड से। द आर्कटिक ओशन मर्ज विद अटलांटिक। आर्कटिक ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन में मर्ज होता है बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया। इट इज़ अ लिंक ऑफ पैसिफिक थ्रू द नैरो बेयरिंग स्ट्रेट, और ये भी एक नैरो बेयरिंग स्ट्रेट से ही ज्वाइन होते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ Atlantica is surrounded by water bodies, which is usually an extension of Pacific Ocean. The Atlantic and the Indian Ocean is known as the Southern Ocean. कि जो सारा वाटर है अटलांटिक एंड अंटार्कटिका जो है, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका, उसके ऊपर एक वाटर बॉडी है जो एक्सटेंशन है किसका, पैसिफिक ओशन का। पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, तीनों का जो पानी है, पैसिफिक ओशन का, अटलांटिक ओशन का और इंडियन ओशन का, वो आपस में मर्ज होता है, वो मिक्स हो जाता है, और इससे एक नया ओशन का हमने नाम दिया है। उस ओशन को हम कहते हैं सदर्न ओशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? द हाइड्रोस्फीयर इज यूजफुल टू अस इन नंबर ऑफ वेज। कई तरह से इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्फीयर। फर्स्ट, द वाटर साइकिल इज वन ऑफ द फैक्टर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। कि वाटर साइकिल कब पॉसिबल होगी? हाइड्रोस्फीयर में जब वाटर होगा। तो वाटर साइकिल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे अर्थ में लाइफ को पॉसिबल बनाती है। सेकेंड, वाटर इन द एयर रिजल्ट द वेदर फिनोमेना। कि एयर में जो वाटर प्रेजेंट है उसी से वेदर प्रोसेस, यानी रेनफॉल वगैरह जो है, वेदर से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर, इसी के कारण होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हेन ओशन हैव मॉडरेट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। कि ओशंस का हमारे कोस्टल एरियाज़ पे हैं, उसको क्लाइमेट को मॉडरेट बनाने में भी ओशन का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। द एरियाज़ विच आर नियर द ओशन, जो ओशन के आसपास एरियाज़ हैं वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। द ओशन वाटर आर द होम ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ मेराइन लाइफ। कि ओशन वाटर जो है वहाँ पे बहुत हमें अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटीज़ मिलती हैं समुद्री जीवों की, और वो विच सोर्स है लाइवलीहुड का। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना जीवन ओशन से ही चलाते हैं। मछुआरे जो है मछली पकड़ते हैं और उनकी लाइफ चलती है।
वाटरवेज सर्व एज अ चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज को हम यूज़ करते हैं एज अ चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक एज वेल एज अंडरग्राउंड वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन इन आवर डेली रिक्वायरमेंट। कि वाटर जो रिवर्स में हो या लेक्स में हो या अंडरग्राउंड वाटर हो, ह्यूमन बींग उसे यूज़ करते हैं फॉर आर डेली पर्पस, हमारे डेली रिक्वायरमेंट के लिए या फिर इरिगेशन पर्पस में। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम वाटर, इसके अलावा वाटर का यूज़ है कि वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द एटमॉस्फेयर। थर्ड टॉपिक इज आर एटमॉस्फेयर। The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. It is held in its place on the earth gravitational pull. कि एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर, हवा का ब्लैंकेट है जो हमारे चारों तरफ अर्थ को जिसने घेरे हुआ है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। नाउ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, कौन कौन सी गैसेज है उसमें, कितने परसेंट है, वो सब दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। The atmosphere consists of the maximum of gases, the atmosphere consists of mixture of gases. Atmosphere में different type of gases हैं, water vapor है, dust particles है, pollen grains हैं, and many impurities, बहुत सारी impurities हैं जैसे smoke है, salts है, other chemicals। ये अलग अलग वेरी अलग अलग क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन जो है गैस, वो 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैसेस जो हैं, जिसमें अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये सब आते हैं, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में 1% हैं। तो टोटल एटमॉस्फेयर का 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस हैं। तो ये सारा मिलके हमारे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन बनाते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। Now next is the layer of atmosphere. The atmosphere extends approximately up to 1600 meter above the surface of the earth. It is divided into 5 layers based on the composition, temperature and other properties. कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हैं, दीज लेयर्स आर गिवन, 5 लेयर्स दी हुई हैं। दीज लेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, और वो उनकी कंपोजिशन, उनकी बनावट के आधार पर, उनमें जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर उनमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उनमें गुण जो डिफरेंट पाए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मेसोस्फेयर, फोर्थ वन इज आयनोस्फेयर एंड फिफ्थ वन इज एक्सोस्फेयर। तो दीज आर द 5 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस के पास में अर्थ जो एयर की डेंसिटी है, यानी घनत्व है, जो एयर का हैवीनेस है, वो सबसे ज़्यादा होती है। एंड एज वी मूव अपवर्ड, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे मूव करते हैं, द एयर बिकम इंक्रीजिंग थिनर, तो एयर की जो डेंसिटी है कम होती जाती है और वो थिनर होती जाती है। दिस एक्सप्लेन वाई द पीपल फील ब्रेथलेस एट द हाई एल्टीट्यूड, और ऐसा इसीलिए होता है कि जो पीपल हाई एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं, जो लोग, एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, जो लोग जब ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम हाइट पे जाते हैं वहाँ एयर की थिकनेस कम होती जाती है। क्लियर? Next one is the air temperature, pressure and humidity. The degree of hotness and coolness of the air surrounded is called the air temperature. Now air temperature क्या है? The degree of hotness and coolness in air, कि air में कितना hotness है, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है हमारे आसपास की हवा, that is known as air temperature. उसे हम क्या कहते हैं? air temperature. कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं हमारे एयर के टेम्परेचर को, कि हमारे आसपास की जो हवा है वो कोल्ड है कि या फिर हॉट है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे एल्टीट्यूड है, लैटिट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, विंड है एंड ओशन करंट्स है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। There is a decrease in the temperature with the increase of latitude and altitude, कि जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पे या हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं या लैटिट्यूड में आ जाते हैं,
तो हमारा जो है टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। The pressure which the air surround the extract on the earth's surface is called air pressure. It depends upon temperature of the air and altitude. एयर का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ एयर की, एयर का टेम्परेचर क्या है और वो कितना एल्टीट्यूड पर है, कौन सी जगह है, उसकी हाइट क्या है, उस पर डिपेंड करता है एयर प्रेशर। वार्म एयर इज़ लाइट एंड एक्सट्रैक्ट लो प्रेशर वाइल कोल्ड एयर इज़ हैवी। कि जो वार्म एयर होती है, गर्म हवाएं होती हैं, वो ज़्यादातर बेसिकली लाइट होती हैं और लो प्रेशर होता है उनमें, और जो कोल्ड एयर ठंडी हवाएं होती है हैवी होती है और हाई प्रेशर मूविंग विंड्स होती हैं वो। क्लियर कि जो वार्म एयर है वो कैसी होगी, लो लाइट होगी, और जो कोल्ड एयर है वो कैसी होगी, हैवी होगी। विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। विंड ज़्यादातर मूव करती हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। इट बिकम्स थिनर एज गो अप एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। एज आई टोल्ड यू कि हवा जैसे जैसे एल्टीट्यूड्स पर जाती है, हाइट पे जाती है, वो थिनर हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, और जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाती है एयर प्रेशर भी हमारा डिक्रीज होता जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कि हवा में वाटर वेपर की मात्रा कितनी प्रेजेंट है, कितना वाटर वेपर है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा वाटर वेपर की अमाउंट प्रेजेंट, जैसे कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ इवेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है तो वहाँ वाटर वेपर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ ह्यूमिडिटी का अमाउंट भी ज़्यादा रहता है। तो एयर में कितना वाटर वेपर की मात्रा प्रेजेंट है वो होती है वहाँ की ह्यूमिडिटी, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी, जो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, जो हर जगह सेम नहीं होती, हर जगह अलग अलग होती है, हर समय अलग अलग होती है। इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वो डिक्रीज होती जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। द कॉम्पोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर आर वेरी यूजफुल। एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला, नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर लिविंग बींग्स टू ब्रीथ इन, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव, वी कांट सर्वाइव, तो ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है फॉर लिविंग बींग्स। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है वो प्लांट को हेल्प करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओजोन जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज प्रेसिपिटेशन, कि वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो प्रेसिपिटेशन में हेल्प करते हैं, यानी रेनफॉल कराने में हमारी मदद करते हैं। द डस्ट पार्टिकल फॉर्म द न्यूक्लियस एंड कंडेंसेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स जो हैं हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन में, हमारे कंडेंसेशन प्रोसेस में, क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट things about the atmosphere ki why atmosphere is important to us. Next one is biosphere. The term bios means life. Bio जो word है इसमें bio का means होता है, bios का mean होता है life. तो biosphere कौन सा जगह है, biosphere is the realm of the earth where life exists, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है बाय अर्थ पे, उस स्फेयर को हम कहते हैं बायोस्फेयर। इट इज़ द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, कि जहाँ पर तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, लैंड है, वाटर है और एयर है, तीनों चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं और ह्यूमन बीइंग के या लिविंग बीइंग के लिए लाइफ एग्जिस्ट होने की सारी परिस्थितियाँ बनाती हैं, उस स्फेयर को हम कहते हैं बायोस्फेयर। लिविंग बींग्स जो होते हैं वो सब सारे एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, बायोस्फेयर में। इट इज़ दिस बायोस्फेयर विच मेक्स द अर्थ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, कि वो बायोस्फेयर ही है जो अर्थ को एक यूनिक प्लानट बनाती है पूरे सोलर सिस्टम में। द इनहैबिटेंट ऑफ द बायोस्फेयर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, कि बायोस्फेयर के जो इनहैबिटेंट है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। They range in size from microscopic bacteria to huge trees and plant. इसमें रेंज जो है इनकी डिफरेंट हो सकती है, जिसमें छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरियाज जो हैं वो भी शामिल हैं
और इससे लेकर के ह्यूज प्लांट्स और एनिमल, बड़े बड़े पेड़ पौधे या बड़े बड़े जानवर हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन, ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट इन टर्न डिपेंडेंट ऑन बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, कि ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमन्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर, और ह्यूमन बीइंग जो है वो बायोस्फीयर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द बायोस्फीयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वेरी हैं, यानी अलग अलग हैं, हर जगह पे, हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग लोग रहते हैं। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन द रीजन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, कि किसी भी प्लेस में कौन से प्लांट ग्रो होते हैं या कौन से एनिमल्स रहते हैं वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे। ठीक है। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द डिस्टिंक्ट जोन, ईच ऑफ इज द क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, दैट दीज आर नोन एज इकोसिस्टम, कि बायोस्फीयर जो है वो एक डिस्टिंक्ट जोन है, बिल्कुल डिफरेंट जोन है, ईच विद देयर ओन क्लाइमेट, और हर में अपना अलग क्लाइमेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल लाइफ है, और इस पूरे को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है जहाँ पे एक बायोस्फीयर का एक पार्ट है, डिस्टिंक्ट जोन है, जहाँ पर different type, variety of animals, variety of plants and different, they live together, that is the biosphere, that is ecosystem. Now the interrelationship of the biosphere, इंटररिलेशनशिप इन रिलेम्स, कि इन रिलेम्स जो हमने पढ़ी थी इनमें क्या इंटररिलेशनशिप है, ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। There is a delicate natural balance among the realm of the earth. A small change in affect the other two. For example, deforestation result in the soil erosion and the reduction of groundwater level. Increase in the air temperature causes glacier to melt and the sea level rises. कि ये जो रिलम्स हैं, हमने रिलम्स पढ़ी थी, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये आपस में एक रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल इज गिवन हेयर कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी पेड़ों को काटते हैं तो उससे सॉइल इरोजन होता है, एंड रिडक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, सॉइल इरोजन होगा, फिर द रिडक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल कम होगा। तो अगर हम लिथोस्फीयर को इफेक्ट करते हैं तो इससे हमारा हाइड्रोस्फीयर इफेक्ट होता है। इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर, अगर एयर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में चेंजेस होंगे तो उससे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होने से सी लेवल हमारा जो है बढ़ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो इससे हाइड्रोस्फीयर भी इफेक्ट हो रहा है। ऑल द रिलम्स हैव अ नेचुरल कैपेसिटी टू जनरेट द प्योरीफाई देमसेल्फ, however to meet the demand of rapid growing population, more and more of the natural resources are being set up. Forests are being cleared, minerals are being restlessly extracted, various industries and the vehicles are polluted and the land and water and air. Thus, there is the urgent need to protect our environment and maintain the balance among all of the realm of the earth. नाउ स्टूडेंट्स की ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कंटिन्यूस जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन बीइंग की डिमांड बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमने क्या किया है, फॉरेस्ट को क्लियर करना किया है। जो हमारे मिनरल्स हैं हम उसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं। इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अर्जेंट नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंड मेंटेन द बैलेंस, और बैलेंस को मेंटेन करना है। ये जो रिलम्स हैं डिफरेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, इन सब में हमें बैलेंस मेंटेन करना है ताकि हमारी जो अर्थ है वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और ह्यूमन बीइंग भी उसमें एक अच्छी लाइफ जी सके। Okay student, now chapter is over. I think all of you have understood the chapter very well. Thank you and have a nice day.